Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है ल्हासा की ओर, जो राहुल शाकृत्यायन के द्वारा लिखित है। जो आज हम पढ़ेंगे ल्हासा की ओर पाठ के लेखक राहुल शाकृत्यायन के जीवन परिचय के विषय में। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल शाकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे जी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद राहुल शाकृत्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य का यह महापंडित 1963 ईस्वी में संसार छोड़ गया। रचना परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल शाकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कृतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है: अन्य साहित्य, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि। मेरी जीवन यात्रा, राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि। साहित्यिक विशेषताएं। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्कड़ी के शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, वह ऐसा मानते थे। भाषा शैली। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। पाठ का सारांश। ल्हासा की ओर नामक पाठ के लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्मवेश में की। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती हैं। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इस रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही प्रत्येक किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी। यहाँ जाति पात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। इस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीटें दे दी। थोंगला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमत के जान पहचान के लोग भी मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई।
5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। जब लेखक को सबसे विकट डाढ़ा थोंगला पार करना था, 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डाढ़े सबसे खतरनाक जगहें हैं। उनके आसपास कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता। यहाँ डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर उनके सामान को लूटते हैं या उनका माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। हिंसक जानवरों से लेखक और उसके साथी भिखमंगों के भेष में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़ों का कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डाणी पर पहुँचे जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे, इनमें कुछ पर बर्फ थी तो कुछ पर न बर्फ नहीं थी। हरियाली थी। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखकों को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गए। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। अर्थात लेखक स्वयं ही रास्ता भटक गए। वह सोच रहे थे कि मेरा घोड़ा अत्यधिक थक जाने की वजह से धीरे चल रहा है और घोड़े को मारना उचित न समझकर उसी के रास्ते पे चले गए और रास्ता को भटक गए। वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुँचे, जहाँ उनका जानकार सुमत प्रतीक्षा करता मिला। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लंकोर में अच्छी जगह पर वह रुके। यहाँ उन्हें खाने को सत्तू चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला, जो सत्तू का ही बनाया जाता है। लेखक और उसके साथी अब तो तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंगरी समाधगिरी भी है। यहाँ भी सुमत के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उनका मानना था कि इस तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। लेखक को भरिया न मिल पाने के कारण भरिया यानी भारवाहक सामान लेकर स्वयं चलना पड़ा। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चलने में गर्मी लग रही थी। सुमत अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती करवाते हैं। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते। सेकर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, बौद्ध धर्म का। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। उस पोथियों को पढ़ने में लेखक रम गए थे। सुमत अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चले गए। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। यही इस पाठ का सारांश था। तो आशा है बच्चों इस पाठ के सारांश को आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद।